दोस्तों पिछले वीडियो में हमने मॉडल पेपर का ए और ब खंड हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम स खंड तैयार करने जा रहे हैं। डिटेल से मैं आपको इनके आंसर बता रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको प्रश्नों के साथ अन्य जो प्रश्न हैं वो भी आपको समझ में आए। 16 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब हम 17वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखो। दोस्तों पहले हम विकृत गंधिता को समझते हैं। विकृत गंधिता क्या है? दोस्तों वसा युक्त यानी जो तेलीय पदार्थ होते हैं या जो चिकने पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाई जाती है और उनसे बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उनको वसायुक्त खाद्य पदार्थ कहा जाता है। और उसको यदि लंबे समय तक हम उसको पड़ा रखें तो उसमें एक विशिष्ट गंध आती है, जिसकी वजह से वो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह पाता है। इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है उनका ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन से उसको बचाते हैं। अगर उस खाद्य पदार्थ तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो उस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हम ऐसे खाद्य पदार्थों की जो पैकिंग है वो इस प्रकार करते हैं ताकि ऑक्सीजन उस खाद्य पदार्थ तक ना पहुँचे। जैसे चिप्स की जो थैलियाँ होती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को खाद्य पदार्थ CuO+H2 इससे क्रिया करके Cu+H2O ये बन रहा है। ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड के पास इधर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से CuO का अपचयन हो रहा है और जो हाइड्रोजन है का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। तो इसमें यानी कि CuO का अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन है, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम, कार्य और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, तो अगर मिश्रित ग्रंथि पूछी जाती है तो भी अग्नाशय ग्रंथि आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो यहाँ पर हार्मोन का नाम पूछा है तो इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो इंसुलिन होता है और दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन का कार्य है ये हमारे शरीर के अंदर शर्करा को नियंत्रित करता है और जो ग्लूकागोन है वो एनर्जी बनाए रखता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र भी बनाओ। दोस्तों मानव में लिंग निर्धारण को हमें समझाना है और इसका आरेख बनाना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिनमें नर और मादा में दोनों में 44 गुणसूत्र समान होते हैं, जिनको हम कायिक गुणसूत्र होते हैं जो शरीर का निर्माण करता है। इसके अलावा दो जो गुणसूत्र होते हैं, यानी एक जोड़ी गुणसूत्रों की भिन्न भिन्न होती है, जो नर में XY और मादा में XX होता है। यदि नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संयोग करता है तो XX प्राप्त होता है, जो कि एक लड़की उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अगर नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संयोग करता है तो XY प्राप्त होता है, जिससे लड़का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार लड़का और लड़की उत्पन्न होने की जो संभावना है वो 50-50% बनी रहती है। तो इस प्रकार जो मानव के लिंग निर्धारण के लिए नर का Y गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है। इसके आलेख द्वारा इसको समझे तो ये आलेख है, इसमें इधर ये नर है और इधर ये मादा है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें जो 44 समान होते हैं। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 44 + XY और इधर लिख सकते हैं 44 XX। इस प्रकार टोटल मिला के 46 हो गए दोनों में। तो इनके जोड़े बनाए तो 22X + 22Y, इसी प्रकार 22X + 22X, 22X + 22X। अब ये 22X है, इधर मादा वाले से 22X से संयोग करता है तो 44XX प्राप्त होते हैं, जो कि लड़की है। इसी प्रकार 22Y मादा के 22X से क्रिया करता है या संयोग करता है तो 44XY, और इस प्रकार ये लड़का उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ये हैं तो 50-50% लड़की और लड़के होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार इसका हम आलेख बना सकते हैं। अब इसी प्रकार देखिए 20वां क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है? देखिए पहले हम दीर्घ दृष्टि दोष को समझें। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? ये नेत्रों का रोग है
जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बनता है, यानी रेटिना से दूर बनता है, इसीलिए इसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण यह है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और ये फोकस दूरी लेंस के लंबे होने से बढ़ती है। तो इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो इसका निवारण इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसके बाद में बी है, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय क्षैतिज के पास सघन माध्यम होता है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन होने की वजह से हमें सूर्य सुबह और शाम को लाल या रक्ताम दिखाई देता है। तो इसका आंसर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अब हम डी खंड है या द खंड है उसके क्वेश्चन देखेंगे। जो हमें निबंधात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें 21वें में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और एक उपयोग लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसको हम कैसे बना सकते हैं? यदि हम चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजन चूर्ण हमें प्राप्त होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है और इसका एक उपयोग है, ये कागज़ उद्योग, लकड़ी उद्योग, लकड़ी के बाउंड्री करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विरंजन क्रिया के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में ब है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और कोई एक उपयोग लिखना है। दोस्तों, बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका सूत्र NaHCO3 होता है और इसका एक उपयोग ब्रेड, केक, पाव भाजी, इसको स्पंज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसको गर्म किया जाता है तो इससे CO2 गैस उत्पन्न होगी और उस CO2 गैस निकलने के कारण वो खाद्य पदार्थ स्पंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार में 2 अंतर लिखना है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन देंगे जबकि क्षारक को जल में घोलने पर OH- आयन देंगे। इसी प्रकार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इस प्रकार इसमें अंतर हमें 2 ही पूछा है। हम और भी अंतर लिख सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षारक है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसके बाद में अथवा में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आपको सुमेलित करना है। देखिए, सिरका एसिटिक अम्ल में पाया जाता है तो इसको एसिटिक अम्ल से मिलान कर लीजिए और दही का लैक्टिक अम्ल में, यानी दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो इस दही को लैक्टिक अम्ल से मिलान कीजिए। और नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार इसको मिलान करेंगे। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए और 2 उपयोग लिखने हैं। देखिए, दावन सोडा Na2CO3 और 10H2O, यानी इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं और इसका 2 उपयोग लिखना है। कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है और जो वाहन हैं उनको धोने में इसका उपयोग किया जाता है और फर्श वगैरह धोने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए, शरीर से हानिकारक या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहते हैं। और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है तो ये मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र है, जिसमें ऊपर 2 किडनियाँ हैं जिनको वक्कर बोलते हैं और इनके ऊपर अधिवरक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये 2 मूत्र वाहिनियाँ हैं और ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग है। तो इस प्रकार इस मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। फिर इसके बाद में मानव में अपोहन या डायलिसिस क्रिया समझाओ। देख, किसी व्यक्ति का किसी भी कारण से वक्कर या किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो उसका जो रक्त है वो छनेगा नहीं, जिससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रक्त में से बाहर नहीं निकलेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पूरा जो रक्त होता है वो बाहर निकाल के कृत्रिम वक्रों या कृत्रिम किडनियों में इसको फिल्टर किया जाता है और फिर व्यक्ति को वापस उसके शरीर में इस रक्त को चढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बाहर वक्र का कार्य करने वाले जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को अपोहन कहा जाता है या डायलिसिस कहा जाता है, जिसे रक्त में से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकाल के शुद्ध रक्त शरीर में चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं।
इसके अथवा में है मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। देखिए पाचन क्या होता है, जब जटिल पदार्थों को ग्रहण किया जाता है तो एंजाइमों द्वारा उसको सरल पदार्थों में तोड़कर अवशोषण किया जाता है या उसको पचाया जाता है, उस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और मानव पाचन तंत्र का जो चित्र है वो ये है। अब इसके बाद में भोजन के पाचन लार का एक कार्य बताओ। भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है और मुख में लार पाई जाती है जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम स्टार्च या मंड है उसका पाचन करता है। फिर इसके बाद में 23वां क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति 2a पर हो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंस बनाएंगे। तो उत्तल लेंस के लिए बनाना है तो उत्तल लेंस बनाएंगे। फिर इसके बाद में इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे और यहाँ f1 और इधर दूसरा f2 और 2f1 और इधर 2f2। यहाँ पर 2f पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु को इस प्रकार रखेंगे। तो अब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन होने के बाद में ये हमेशा फोकस से गुजरती है और दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकाशीय केंद्र पर आती है जो कि बिना अपवर्तित हुई सीधी निकलती है। ये दोनों किरणें 2a पर ही मिलती हैं, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब 2a पर ही बनेगा जो वस्तु के समान बनेगा। इसकी जो आकृति है, साइज है, वो वस्तु के समान ही होगी या बिंब के समान ही होगी। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब इसके बाद में उत्तल लेंस और अवतल लेंस के एक एक उपयोग और एक एक अंतर लिखना है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगाया जाता है। और इन दोनों में अंतर लिखें तो उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है और अवतल लेंस है वो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है और अवतल लेंस है आपतित प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो इस प्रकार इसका अंतर हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है। देखो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। अब यहाँ पर जो ऊपर हमने देखा था 2a पर जो लेंस के लिए है उसी प्रकार से इसका भी जो प्रतिबिंब है वो वैसा ही बनेगा। पहले हमें अवतल दर्पण बनाना है और अवतल दर्पण बनाने के बाद में हम इसका भी मुख्य अक्ष खींचेंगे और f और 2f दोनों लिखेंगे। f फोकस है और 2f के स्थान पर यहाँ पर हम वक्रता केंद्र यानी c लिख देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार वस्तु रखेंगे और ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित हो रही है जो कि हमेशा फोकस से गुजरती है। इसी प्रकार ये इस अवतल दर्पण के ध्रुवों पर आपतित होती है तो जितना कोण इस मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच में बन रहा है उतना बनाती हुई ये परावर्तित हो जाती है और ये दोनों परावर्तित किरण वक्रता केंद्र पर ही मिलती हैं और ये प्रतिबिंब बिंब के समान ही बनेगा, यानी इसकी साइज है वो बिंब के समान ही होगी और इसकी जो प्रकृति देखें तो ये वास्तविक और उल्टा बनता है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के भी एक एक उपयोग लिखने हैं। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, उत्तल दर्पण वाहनों के पार्श्व साइड में यानी ड्राइवर साइड में लगाया जाता है ताकि पीछे का दृश्य देखा जा सके। इसी प्रकार अवतल जो दर्पण है इसका उपयोग सौर कुकर और सौर भट्टियों में किया जाता है। इसके अलावा जो टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट हैं उनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये पेपर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।